दोस्तों, जब कैट का नाम आता है ना, तो दिमाग में सिर्फ प्रेशर, मॉक स्कोर्स और परसेंटाइल ही घूमता रहता है। बट सवाल क्या है? सवाल ये है, कैट को क्रैक कैसे करें? आज के पॉडकास्ट में, आज के इस शो में हम लोग यही देखने वाले हैं, यही सवाल का जवाब अपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट से पूछने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विपिन सर। विपिन सर ने इस कैट की जर्नी को जिया है, यानी कि खुद इस एग्जाम को क्रैक भी किया है और सालों साल कई बच्चों को ये बताते आए हैं। पिछले एक दशक में बच्चों को सिखाते आए हैं, गाइड करते आए हैं और बताते आए हैं कि कैसे क्रैक करा जा सकता है कैट के एग्जाम को। सिमिलरली हमारे साथ मौजूद हैं मोहित सर। मोहित सर ने NSUT को पास आउट किया बहुत ही प्राउडली एंड JEE एडवांस यानी कि उस एग्जाम के अंदर भी रैंक होल्डर है एंड खुद भी पिछले 4 से 5 साल से कैट के बच्चों को पढ़ाते आए हैं। तो आई वेलकम यू बोथ टू दी वॉइस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर कि कैट का एग्जाम, जो कि बच्चों के लिए एक बहुत ही फियरफुल वो रहता है कि यार कैसे हम लोग कैट को पास कर सकते हैं, कैट होता क्या है और कैट के अंदर क्या क्या स्टेजेस हैं। हम एक एक करके सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे, स्टार्टिंग विद यू विपिन सर। सर, आप मुझे एक चीज बताइए कि कैट का एग्जाम होता कि क्या है? मतलब एक बेसिक लेमैन व्यक्ति को समझाना है कि कैट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। थैंक यू सो मच ऋषभ सर फॉर इनवाइटिंग अस टू पॉडकास्ट। एंड सबसे पहले अगर हम कैट की बात कर रहे हैं, सो कैट स्टैंड्स फॉर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कौन कंडक्ट करवाता है इस एंट्रेंस को? IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, राइट। एंड क्या रोल है, बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम की? बेसिकली जब भी किसी बच्चे को MBA करना है अगर, तो MBA करने से पहले एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है जिसका नाम है कैट। ठीक है। एंड कौन बच्चा एलिजिबल है? राइट। सो कोई भी बच्चा जिसने ग्रेजुएशन अपनी कर रखी है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, लेट अस से कह लीजिए कि बच्चे ने BTech कर रखी है, BSc कर रखी है, राइट, या कोई मेडिकल साइड बैकग्राउंड से बच्चा है, या फिर कॉमर्स साइड से हो, बच्चे ने BBA या फिर BCom कर रखा है, या फिर कुछ ह्यूमैनिटीज के या BA, आप कोई भी कोर्स कह लीजिए। सो ग्रेजुएशन चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में, सो यू आर एलिजिबल। राइट। तो मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप MBA करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही पड़ेगा। करेक्ट। राइट सर। तो सर, अब थोड़ा सा मैं मोहित सर से बात करना चाहूंगा। सर, एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आप हमें समझाइए कि एग्जाम के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या वेटेज है और ओवरऑल होलिस्टिकली ये एग्जाम है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर इन दिस पॉडकास्ट। इस एग्जाम्स में बेसिकली आपके 3 सेक्शंस होते हैं। तो एक आपका सेक्शन होता है इंग्लिश का, विच इज़ VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड सेक्शन होता है आपका DILR, विच इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। एंड थर्ड सेक्शन होता है आपका क्वांट्स का, विच इज़ बेसिकली मैथ्स। तो आपके पास 40 मिनट्स के 3 इंटरवल्स होते हैं। तो टोटल आपका ये एग्जाम 2 आवर्स का होता है। Okay. और आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते। पहले आपको इंग्लिश का सेक्शन आंसर करना है, फिर DILR का आंसर करना है, फिर क्वांट्स का आंसर करना है। अब अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चंस की बात करूं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं या कितने मार्क्स के आते हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो +3 एंड -1 मार्किंग का स्कीम रहता है इसका। ओके। बट इसमें एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं विच इज कॉल्ड थीटा क्वेश्चंस। थीटा इज टाइप द आंसर। तो इसमें क्या होता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 0 होती है, तो आप इसमें आंसर टाइप करते हो। तो आपको ये है कि ये क्वेश्चंस तो आप अगर अटेम्प्ट कर भी दोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। राइट। तो मतलब नेगेटिव मार्क्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है बच्चों के लिए। सो सर, ये नेगेटिव मार्क्स के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और पर्टिकुलरली VARC में जो नेगेटिव मार्क्स हैं उसको हम लोग कैसे टैकल करें सर? बेसिकली सर ऐसा होता है कि जैसे नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट करती है, राइट, तो बच्चों को रिकमेंड किया जाता है कि जो आंसर्स उनको नहीं आते तो उसमें हम गेस वर्क ना करें, हम तुक्का ना लगाएं। ठीक है। एक सर 2 तरह के गेस होते हैं, एक होता है रैंडम गेस, एक होता है इंटेलिजेंट गेस। राइट। एंड VARC की हम पर्टिकुलरली अगर बात कर रहे हैं तो VARC में सर मेरे को लगता है कि इंटेलिजेंट गेस काम नहीं करता है, वो क्वांट्स में ज्यादा वर्क कर सकता है। राइट। बिकॉज VARC में अगर आपने पैसेज को ठीक से रीड नहीं किया तो फिर ऑब्वियस बात है आप उसमें गेस वर्क नहीं लगा सकते। राइट सर। ठीक है। तो हम रिकमेंड करते हैं बच्चे को कि अगर आपको आंसर आता है तभी मार्क किया जाए, अदरवाइज उस क्वेश्चन को स्किप किया जाए, बिकॉज आपके पास स्किप करने का भी ऑप्शन है। ओके। मोहित सर, DILR यानी कि ऑब्वियसली जैसे कि आपने बताया डेटा इंटरप्रिटेशन वाले
तो सर इसमें मुझे आपसे ये जानना है कि इसके लिए हम लोग क्या करें, स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि ना ये भी एक थोड़ा सा बच्चों के लिए काफ़ी अटपटा हो जाता है कि यार इसमें हम किस तरीके से आगे मूव ऑन करें, कैसे मार्क्स स्कोर करें। ये सेक्शन ही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, तो आप क्या गाइड करेंगे बच्चों को, कैसे वो यहाँ पे नंबर्स एक्स्ट्रा ला सकते हैं और किस तरीके से उसको प्रिपेयर करें? देखो DILR जो सेक्शन है, जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस से देखा है, स्टूडेंट का फीडबैक लिया है, तो दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन विच दे Right. फाउंड इन द एग्जाम। बिल्कुल। अब इसमें होता क्या है कि मैं एक स्ट्रेटेजी जो मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ ये है कि आपको सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं करने। आपके कैट में सेट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो आपको वेरी प्रिसाइसली, वेरी एक्यूरेटली एंड विद अ गुड स्ट्रेटेजी आपको चूज करने हैं कि कौन से सेक्शंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो जिनको आप करेक्टली आंसर कर पाओ। राइट। ठीक है, इसमें भी टीटा वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट उसमें आंसर आप लिखोगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपका तुक्का सही बैठ जाए। तो वही है कि अगर आपके पास 4 से 5 सेट आए हैं, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, सेक्शन होता है पूरा, तो आपने 3 सेट ट्राई करने हैं कि आप आंसर करो। पहले आप 2 सेट के लिए टारगेट करो, 2 सेट वो अच्छे चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेट्स आपको टारगेट करने हैं जिसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर पाओ। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये माइंड में नहीं रखना कि हमें ये सेक्शन पूरा आंसर करना है करेक्टली, आपको सिर्फ 2 से 3 सेट आंसर करने हैं, उन्हीं पे फोकस करना है। राइट सर, अंडरस्टूड। तो जैसा कि आपने बताया, एक है VARC, यस एक है DILR यस और एक है क्वांट का पोर्शन, Yes. करेक्ट? तो विपिन सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्वांट वाले पोर्शन को कैसे टैकल करें, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया DILR का, आपने बताया VARC का, तो मैं थोड़ा सा इस पे भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं सर जिनका ना मैथ्स में फोबिया है, करेक्ट, मैथ्स बैकग्राउंड ही नहीं है और MBA करना है। राइट। तो अब उन बच्चों को आप कैसे टैकल करेंगे, उन बच्चों को क्या गाइड करेंगे कि मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, कैसे हम उनको बताएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। बेसिकली वर्बल एक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, बेसिकली बच्चा 10th क्लास तक पढ़ता है और आगे बच्चे लैंग्वेज के तौर पे इसको कंसिडर करते ही हैं, राइट। राइट। एंड लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये बेसिकली कोई कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, राइट। बट क्वांट्स के लिए जैसे आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, एंड वो भी अपीयर करेंगे, राइट। लाइक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी तो MBA कर ही सकते हैं ना, राइट? करेक्ट, बिल्कुल। ठीक है। तो बच्चा जब अपीयर करेगा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का होगा, या फिर ऐसे कह लीजिए कि जिनको मैथ्स से फोबिया है, मैथ्स था बट स्टिल मैथ्स इतना अच्छा नहीं है ना, तो अच्छा इस चीज का ना ध्यान IIMs भी रखते हैं, ओके। राइट। तो पहली बात तो ये कि सर उसमें जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है वो उतना हाई लेवल पे, मतलब जैसे कैलकुलस या ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जाती कैट के एग्जाम में, राइट। अगर कोई एल्जेब्रा भी आता है तो बेसिक एल्जेब्रा आता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो सर क्वांट्स के सेक्शन में हमारे पास टोटल 22 क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चों को ये लगता है कि अगर मेरे को लेट अस सपोज कि 100% या 90+% या 95+% चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो बच्चों को लगेगा कि 22 में से हमारे को शायद 20 या 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है। इवन इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली, देन यू विल बी एबल टू गेट 95+% ओके। इन द क्वांट सेक्शन। मतलब कि कम क्वेश्चन से अटेम्प्ट करके भी तो आपके पास चॉइस बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। सपोज आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो आप अर्थमेटिक पे वर्क कीजिए, बिकॉज 7 to 8 क्वेश्चन सिर्फ अर्थमेटिक से आने वाले हैं। अगर आपका ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप ज्योमेट्री पे वर्क कीजिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एग्जाम में 12 या 13 क्वेश्चन भी अगर आप करेक्टली अटेम्प्ट कर लेते हैं, सो यू विल गेट अ गुड परसेंटाइल इन क्वांट सेक्शन। मीनिंग कि थोड़ा सा इफेक्टिवली मैनेज करना है, और क्वांट के अंदर भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स को आप चूज करिए, उन्हीं को सॉल्व करिए। राइट, तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही होंगे तभी आप परसेंटाइल अपनी ज्यादा ला सकते हैं। करेक्ट। राइट। तो सर यहीं से ना एक और क्वेश्चन निकलता है, जैसे कि आपने बताया भी था मोहित सर कि ये जो है 40 मिनट्स के 3 सेशंस हैं यस जिसमें रहता है, यानी कि 2 घंटे का पूरा पेपर है। यस तो सर यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। यस टाइम को मैनेज कैसे करें प्रॉपरली, क्योंकि बच्चे जब भी एग्जाम देने जाते हैं उनको 40 मिनट्स कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। फिर एक सेक्शन खराब हो गया तो भी प्रॉब्लम है, सेक्शनल कट ऑफ्स हैं। तो फिर उस केस में आप क्या रिकमेंड करेंगे, किस तरीके से हम प्रॉपरली टाइम, इफेक्टिवली टाइम को मैनेज कर पाए? देखो, मेरे हिसाब से तो होता क्या है कि जब आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट करते हो, जैसे आपने मान लो VARC स्टार्ट किया, तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आंसर कर रहे हो और इजी भी आंसर कर रहे हो, आपको नंबर तो +3 मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं और फिर उसी पे अपना सारा टाइम डिवोट कर देते हैं कि यार ये तो मैं पढ़ के आया था, चलो मान लो कौन में मैं लॉग पढ़ के आया हूँ और लॉग का क्वेश्चन टफ आ गया। तो आपको स्टक नहीं होना उस क्वेश्चन पे, आपको पूरे क्वेश्चन लास्ट तक जाना है, क्योंकि आपके पास इंग्लिश में 24 क्वेश्चंस हैं, आपके पास DILR में 20 क्वेश्चंस हैं, आपके पास मैथ्स में 22 क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स स्टक होके टाइम अपना सारा वेस्ट कर देते हैं स्टार्टिंग में, और ऐसा बहुत बार होता है कैट में भी कि लास्ट के क्वेश्चन इजी होते हैं बट आप उन तक पहुंच ही नहीं पाते हो।
तो Right. मैं स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको पूरा पेपर अपने जो 40 मिनट्स हैं आपको उस टाइम मैनेज ऐसे करना है कि आप एक बार पूरा पेपर स्कैन कर पाओ। आपके पास ऑप्शन है, आप रिव्यू में डाल दो क्वेश्चंस। अगर आप कहीं स्टक हो, आपने आधा कर लिया है, थोड़ा डाउट हो रहा है, अगर आप 50-50 हो, रिव्यू में डाल दो, बट एटलीस्ट जो आप पूरे स्कैन कर पढ़ो, सकते हो वो तो बिल्कुल। करो। अगर आप पूरे स्कैन नहीं करोगे तो लास्ट की जो क्वेश्चन है, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम तो पूरा क्वेश्चन पेपर देख ही नहीं पाए, हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, हम सेक्शन देख ही नहीं पाए, क्योंकि वो इमोशनल हो जाते हैं कि यार ये तो मैं पढ़ के आया था, अब तो मैं करके रहूंगा, चाहे कुछ भी बिल्कुल। हो जाए मैं लगा रहूंगा इसमें। लेकिन आपने अपना टाइम वेस्ट किया उसके लिए। तो आपको ये करना है, पूरा सेक्शन अच्छे से एनालाइज करना है और लास्ट तक जाना है, स्कैन करना है। फिर आपके पास टाइम बचेगा, 10 मिनट 15 मिनट बच जाएंगे अगर, तो आपने जो रिव्यू में मार्क करे हैं उन पे वापस आ जाओ आप। तो दिस इज द स्ट्रेटजी विच आई सजेस्ट कि टाइम ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। तो 40 मिनट्स में Right, भी आप आराम से, आप पूरा पेपर आराम से करके कट ऑफ के हिसाब से 98 99 परसेंटाइल, इवन 95 प्लस परसेंटाइल के लिए, सेक्शनल की बात कर रहा हूँ मैं, आप कर सकते हो उसको। राइट सर, अंडरस्टूड। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कई बार ना वो ईगो सेटिस्फेक्शन भी आ जाता है बच्चों के अंदर कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं निकल रहा भाई। हाँ, है ना? ये बहुत ऐसी होता है। कौन सी तोप है, और उसी में आप शायद 2-2 घंटे बस। अपना लगा दोगे, कोई फायदा भी नहीं है। अब DILR में जैसे अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया, अरेंजमेंट में उन्होंने मान लो डायरेक्शंस भी डाल दिया, लाइक डिसलाइक भी डाल दिया, टफ बना दिया कोई एक सेट। तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि यार कोई नहीं, ये सेट नहीं है, आगे और भी 5-4 क्वेश्चन Right. और सेट भी है, उनको तो देख लूं एक बार, हो सकता है डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो यू कैन नॉट बी सो स्टबर्न बिल्कुल। इन अ सेंस कि यार यही करना है, अब तो आ गया तो यही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन कौन से चूज करने हैं। Yes. ये भी अपने आप में एक कलाकारी है, ये भी अपने आप में एक आर्ट है, और छोड़ना भी सीखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के शायद आप Yes. ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल टू चूज यू हैव टू सी ऑल द क्वेश्चंस, अगर आप देखोगे तो छोड़ के बिल्कुल, तो आपको एक बार पूरा गो थ्रू भी करना आना Yes. चाहिए। राइट सर। तो सर क्वेश्चंस की बात हो रही है, क्वेश्चंस की बात से विपिन सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मॉक टेस्ट हम लोग बोलते हैं, गेस्ट पेपर्स आते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हम लोग बेटर हो पाते हैं। तो सर आप बताइए मॉक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस या कितने पेपर आपके हिसाब से एप्रोप्रिएट हैं? मतलब आप ये बताइए, एक नंबर दीजिए कि इतने पेपर्स आप करके जाते हैं तो बच्चों को लगे कि हाँ यार आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरा पेपर निकलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। यूजली बच्चों को क्या लगता है कि जब कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सो कैट का एक जैसे सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बच्चों को लगता है सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो मेरा एग्जाम प्रिपेयर हो गया। हाँ बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट अ टास्क। आपको सिलेबस के साथ साथ मॉक्स देने बहुत जरूरी है। कितने देने चाहिए? मैं तो पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 30, एटलीस्ट 30 मॉक्स Okay. होने चाहिए। ठीक है, मोर ओवर आप 40 दे रहे हो, 50 दे रहे हो, 60 दे रहे हो, वेल एंड गुड। मतलब मिनिमम आपके हिसाब से 30 मॉक मिनिमम 30 मॉक्स लगा होने के ही चाहिए, जाना चाहिए। राइट। सेकंड थिंग इज कि मॉक्स देना उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मॉक्स का एनालिसिस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपने मॉक्स देते जा रहे हो और आप उसका प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर रहे हो, है ना, तो भी मॉक्स देने का कोई बेनिफिट इट नहीं इज ऑफ नो गुड यूज। Correct. करेक्ट। मैंने बच्चों को देखा है कि सर मैंने 12 मॉक्स दे दिए, उसके बाद भी सर मेरा ना स्कोर इंप्रूव नहीं कर रहा। फिर मैं जब पूछता हूँ कि मॉक्स को एनालाइज कैसे कर रहे हो, तो कह रहे हैं सर मतलब यार कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो मॉक के एनालिसिस पे, तो कहते हैं सर 15 या 20 मिनट। जैसे मॉक हुआ उसके बाद हमने देख लिया कि कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन गलत है, तो मैंने कहा 15 या 20 मिनट में मॉक एनालाइज नहीं होता है। आपको अगर आपका 2 घंटे का पेपर है तो मेरे हिसाब से इनिशियली जब आप मॉक्स को एनालाइज करोगे आपको कम से कम 5 से 6 घंटे देने चाहिए मॉक से प्रॉपर एनालिसिस पे। हाँ, धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते जाओगे वो टाइम ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। जैसे आप 30 या 35 मॉक्स दे चुके होगे तो उस टाइम पे शायद आपको आधा या पौना घंटा ही लगे, लेकिन क्या कहते हैं, अगर प्रॉपर एनालिसिस आप नहीं कर रहे हो तो फिर मॉक्स का इतना बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। राइट, मीनिंग कि सिर्फ पेपर सॉल्व करने से नहीं होगा, पेपर को एनालाइज करने से भी होगा, और हो सकता है 2 घंटे का पेपर को एनालाइज करने में 6 घंटे लग जाए, बट वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। राइट सर। तो अब सर वहां पे ना जैसे यहीं से एक क्वेश्चन ये भी निकलता है, यहीं से एक स्ट्रैटेजी ये भी बनती है, सही ठीक है। तो यहीं से सर एक क्वेश्चन ये भी निकलता है, यहीं से एक स्ट्रैटेजी ये भी बनती है कि बच्चा जो है वो अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन मोड में रहते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो बिलीव करते हैं कि शायद सेल्फ प्रिपरेशन इज मोर बेटर सूटेबल फॉर देम। कुछ हैं जो कोचिंग क्लासेस को प्रेफर करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि बिकॉज MBA एक बड़ा एग्जाम है, कैट एक बड़ा ऑब्वियसली एग्जाम है, तो क्या बच्चे को कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए या सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन मोड पे ही आगे बढ़ना चाहिए? देखो, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे GRE हो, चाहे GMAT हो, चाहे CAT हो, NMAT हो, NMIMS हो, ZET हो, कोई भी एग्जाम हो, आप सेल्फ स्टडीज से भी निकाल सकते हो। लेकिन
एक कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आप रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि होता क्या है सेल्फ स्टडी में, आप एक दिन आप स्टार्ट जोश से करते हो, यू आर वेरी एंथुजियास्टिक, यू आर वेरी जीलस अबाउट स्टडिंग, बट जैसे ही आपकी जील जैसे जैसे आपका एक हफ्ता होता है, महीना होता है, आपके पास फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई एज सच फोर्स नहीं है, कोई मेंटरशिप नहीं है जो आपको रोज पुश कर रही है टू सॉल्व क्वेश्चंस, टू अटेंड द क्लासेस। सेल्फ स्टडी खुद से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन हो, आपके पास वो सीरियसनेस है खुद से अगर आपके पास मोटिवेशन है, तो आप सेल्फ स्टडी से आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास वो सीरियसनेस नहीं है, जैसे सपोज आपको बोर्ड चलानी है, तो अगर आप बोर्ड चला रहे हो, तो बोर्ड एज अ स्टूडेंट है अगर वो रो कर रहा है, तो रोइंग उसके टूल्स हो गए जो बुक्स वगैरह हैं, बट आपको एक रिवर का प्रेशर चाहिए। विदाउट रिवर के प्रेशर से आप बोट नहीं चला सकते हो, तो वो प्रेशर एक मेंटर प्रोवाइड कर सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू, या फिर एक मेंटर अगर आपके साथ एसोसिएटेड है, तो आप अगर किसी दिन आपका मन नहीं भी है पढ़ने का, तो अगर आप उनके साथ डिस्कस कर रहे हो, आपके उनकी क्लास लेनी है, तो आप फिर भी उनकी क्लास ले लोगे। तो ये होता है सेल्फ स्टडी में, बस स्टूडेंट्स अगर डिसिप्लिन है रोज के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ही और शी कैन। बिल्कुल, मतलब ये है कि आपको भटकने से रोकेंगे। Yes. आप अगर डिमोटिवेटेड है तो आपको मोटिवेट करेंगे। आपका रूटीन बनेगा कि आपको रोज आपके साथ कुछ प्रोडक्टिव आप क्लास ले रहे हो, राइट, ये चीज है। टारगेट बेस्ड स्टडी हो जाएगी, Yes. जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यस राइट सर। सो विपिन सर, कैट के जो स्कोर्स हैं ऑब्वियसली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कैट के स्कोर्स के बाद भी जो रिटन एबिलिटी टेस्ट है, हाँ जी, उसके बारे में, और पर्सनल इंटरव्यू जो होता है, पीआई जो होता है राउंड, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, एंड हाउ टू प्रिपेयर देम। राइट। देखिए सर, बेसिकली इसके लिए हमारे को पहले टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। सो कैट की टाइमलाइन, कैट के अलावा हमारे नॉन कैट एग्जाम्स भी होते हैं, ठीक है। सो यूजुअली एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त से, ठीक है, एंड अगस्त के बाद आपके जो एग्जाम्स चलते हैं वो टिल नवंबर में कैट का एग्जाम होता है, एंड देन दिसंबर में बाकी के एग्जाम्स होते हैं। कुछ एग्जाम्स जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाते हैं, और कुछ एक आधा एग्जाम फेब या मार्च तक भी जाता है। बट कैट का जो रिजल्ट आता है, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस इंडिया के अंदर कैट का स्कोर कंसिडर कर रहे हैं, कैट का रिजल्ट आपके पास आता है दिसंबर एंड में, या फिर आप कह लीजिए कि जनवरी फर्स्ट वीक में, ठीक है, 1-1.5 महीने बाद, 1-1.5 महीने के बाद, ठीक है। तो बच्चों को बहुत बार ऐसा लगता है कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन जीडीपीआई की स्टार्ट करेंगे, है ना। जीडीपीआई बेसिकली ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू, या आजकल एक और कुछ कॉलेजेस कंसिडर करते हैं वैट, WAT, रिटन एबिलिटी टेस्ट, राइट। सो इनमें से जब भी बच्चा प्रिपेयर करेगा किसी भी कॉलेज के लिए, सो उसमें सर 2-3 चीजें, जैसे हम बोलते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू है, राइट, उसके लिए सर हम 1 महीना पहले भी प्रिपरेशन करते हैं तो सफिशिएंट है। बट अगर मैं बात करता हूँ रिटन एबिलिटी टेस्ट के लिए, उसमें जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स तो सर आप बच्चा अप्रैल से स्टार्ट कर सकता है ना, बिकॉज उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अभी लेट अस सपोज वो किसी भी चीज के ऊपर ऐसे भी आपको दे सकते हैं, या फिर और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं, जेड के एग्जाम में भी बच्चा जीके तो पढ़ेगा ही, तो जीके बच्चे एक तरह से, बिकॉज उनके माइंड में होता है कि कैट में तो 3 ही सेक्शंस हैं, क्वांट्स, इंग्लिश और LRDI, तो सोचते हैं कि जीके हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बट जीके ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, बट आपको एक हैबिट होनी चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग की। सो हम पर्सनली सजेस्ट करते हैं, अगर आप अप्रैल से ही या फिर जनवरी से ही, जब से आपकी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, आप तभी से डेली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, और स्पेशली बिजनेस या फिर इकोनॉमिक्स न्यूज़पेपर्स, राइट, इकोनॉमिक टाइम्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो फिर आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। उसके लिए आपको सेपरेटली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके इन हैंड वो आती जा रही है इन्फॉर्मेशन, सबकॉन्शियसली वो आप पढ़ ही रहे हो। बिल्कुल। बट आगे एकदम से अगर आप करने जाओगे तो फिर आप घबरा जाओगे, फिर वो घबराहट का तरीका यही है कि स्टार्टिंग से वो आदत बना लो अपनी। बिल्कुल सर, राइट। और सर घबराहट से एक और चीज याद आती है कि बच्चे ना जब एग्जामिनेशन हॉल जाते हैं, यानी कि जिस दिन एग्जाम होता है, द D-Day, और काफी घबराहट होती है, कई बच्चे ऐसे हैं जो नींद नहीं ले पाते हैं प्रॉपर, खाना पीना खराब हो जाता है, तो सर वो लास्ट मिनट टिप्स क्या होनी चाहिए? मैंने कई बच्चों को देखा एग्जाम हॉल के बाहर भी बैठ के पढ़ते रहते हैं। सो व्हाट इज, मतलब उस एंजाइटी को कैसे खत्म करा जाए आपके हिसाब से? व्हाट आर दो स्टेप्स जो लास्ट मिनट फॉलो करी जाए? देखो, 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो ढंग से प्रिपेयर करके, जिन्होंने अपना 6 महीना 5 महीना बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है कैट के लिए। एंजाइटी उन्हीं बच्चों को होगी जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी है। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं करी है ना, वो मस्ती से जाएंगे, अपना पेपर देके आ जाएंगे, उन्हें पता है कि उनका स्कोर वैसे ही नहीं आना। अब एंजाइटी एक नेचुरल है, वो होगी, बिकॉज ऑब्वियसली आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने मेहनत करी है, आप चाहते हो कि अच्छा रिजल्ट आए, इतनी मेहनत वेस्ट ना जाए। तो मेरे पास उन स्टूडेंट्स के लिए बस यही टिप है कि आपने जितनी प्रिपरेशन करनी थी ना, वो एग्जाम से 1 दिन पहले तक आपकी हो चुकी है। आपको एडिशनल अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर मैथ्स के फॉर्मुलेस वगैरह देखने, आपने कहीं लिख रखे हैं, फॉर्मुलेस वगैरह लिख रखे हैं, वो आप देख लो बस।
कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेस्ट वगैरह लास्ट डे पे ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल Right. रिलैक्स रहो, कोई ज्यादा प्रेशर मत लो, काम रहो, पेपर में जाओ, भगवान से प्रार्थना करो मैंने मेहनत कर ली है, जो होगा अच्छा होगा, और अपना पेपर दे के आ जाओ। लास्ट डे पे आपको कोई ऐसा सच पढ़ने की या मॉक देने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। राइट सर मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें धोनी साहब भी यही बोलते हैं, कहते हैं कि अगर आपने साल भर मेहनत करी है हाँ तो फिर उस दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या करते हो, यस, और अगर आपने एक ही दिन मेहनत करी है तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उस दिन क्या करते हो। राइट। तो अब एक ना क्वेश्चन और आता है सर कि जब हम लोग अपना ऑब्वियसली पीआई में जाते हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर में जाते हैं, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस? क्योंकि वहाँ पे ना बहुत बच्चों को ये रहता है कि हम लोगों ने कॉलेजेस में कुछ चीज़ें करी हैं या हम लोगों ने कहीं पे इंटर्नशिप करी है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, कहीं पे काम ही नहीं करा है। तो सर कितना उसका रोल है, वर्क एक्सपीरियंस का कितना रोल है? अलग अलग एनजीओज में बच्चे ज्वाइन करते हैं, उसमें कितना रोल है? और अगर कोई फ्रेशर ज्वाइन करना चाहता है, यानी कि फ्रेशर एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए कुछ नेगेटिव है क्या इसमें? ओके, सबसे पहले सर मैं इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से करना चाहूंगा। कैट में जब आप अपियर करते हो, राइट, एंट्रेंस आपने दे दिया, लेकिन जब कॉलेज आपको कॉल देता है, ठीक है, तो उसका भी उनका एक क्राइटेरिया होता है। अब उस क्राइटेरिया में आपका प्रोफाइल देखा जाता है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफाइल? प्रोफाइल में सर 3 चीजें आती हैं। पहली चीज आती है आपका एकेडमिक मतलब क्लास 10th, क्लास 12th का स्कोर, ठीक है, और ग्रेजुएशन का स्कोर, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है कैट एंट्रेंस जो है, कैट का स्कोर, राइट, सेकंड थिंग हो गई। एंड द थर्ड इज आपका जो पीआई होगा, है ना, पर्सनैलिटी होगा वो। ये 3 चीजों को जब कंबाइन करेंगे, है ना, तो फिर आपका क्या कहते हैं, जो ओवरऑल उसके बेसिस पे आपका एडमिशन मिलेगा, राइट। तो इसमें प्रोफाइल में जब मैं ये कहता हूँ कि आपके साथ ना कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने इंटर्नशिप की है, क्या वो काउंट होंगी? जैसे आपने कहा कि बच्चों ने एनजीओ में वर्क कर रखा है, क्या वो काउंट होगा? ये सारी चीजें मैं बोलता हूँ कि एक तरह से एक आपके चांद सितारे हैं जो सीवी पे लग रहे हैं, ठीक है, बट एज अ मार्क्स वो काउंट नहीं होते हैं। काउंट क्या होगा? वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो डेफिनेटली काउंट होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अब आपको एडमिशन लेने के लिए, जैसे मैं सपोज एक बच्चा है कह रहा है सर मैं तो डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद जाना चाह रहा हूँ एमबीए करने के लिए, और एक बच्चा है कि जो कह रहा है कि मैं 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस साथ जाना चाह रहा हूँ, और एक बच्चा लेटर से कि जिसके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। पहली चीज तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपको वर्क एक्सपीरियंस जब अगर काउंट करवाना है, सो मिनिमम यू शुड बी हैविंग 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। 1 साल का, इनफैक्ट 1 साल 11 महीने का भी वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होने वाला। आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तभी उसका स्कोर काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा, जिन बच्चों के पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, क्या उनके चांसेस कम हो जाते हैं एडमिशन होने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी अगर आईआईएम है या कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, आप लेट अस सपोज कि उसके पास 100 सीट्स हैं, तो उसने 50 सीट्स रखी हुई हैं जो वो वर्क एक्सपीरियंस वालों को देना चाहते हैं, और 50 सीट्स रखी हुई हैं जो नॉन वर्क एक्स वालों को रखना चाहते हैं। आप ये बोल सकते हो कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो लेट अस सपोज आप मान के चलिए कि आपकी सीटें ही 50 है, और आपको जो कंपटीशन होगा वो उन 50 सीटों के लिए होगा, आपकी 100 सीटों का कंपटीशन नहीं है अब आपके लिए, आप ये कह सकते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस हो या ना हो, दोनों टाइप के बच्चे हमेशा जाते हैं। आप किसी भी आईआईएम के अंदर चले जाइए, किसी भी दूसरे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहां पर आपको हमेशा 50% स्टूडेंट्स वर्क एक्सपीरियंस और 50% नॉन वर्क एक्स वाले मिलेंगे। राइट। तो मीनिंग ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है बट आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट आपका फिर कंपटीशन थोड़ा सा, यू हैव टू बी मोर विजिलेंट कि भाई कितनी सीट्स हैं, किस तरीके से मुझे यहाँ पे पिच करना है, राइट। एंड अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो एड ऑन ही रहेगा ऑब्वियसली। करेक्ट। राइट सर। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऑब्वियसली क्योंकि ना यहाँ पे कैट के अलावा भी कई सारे एग्जाम्स और हैं, और हमेशा हम लोग बोलते हैं कि देयर शुड बी प्लान बी, नॉट इन सेंस कि हमारा प्लान ए नहीं निकलेगा, बट इन दी वर्स्ट केस सिनेरियो अगर नहीं होता है तो बैकअप में क्या ऑप्शन है? सर मोहित सर, व्हाट डू यू सजेस्ट कि बच्चों को और किन एग्जाम्स पे फोकस रखना चाहिए? देखो, एक तो आपका कैट हो ही गया जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और एग्जाम्स होते हैं जैसे NMIMS एक एग्जाम होता है, नारसिम मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का, फिर आपका एग्जाम होता है एग्जैट का, फिर आपका एक एग्जाम होता है CMAT का। तो इन एग्जाम्स में और कैट में फर्क क्या है? थोड़ा बहुत पैटर्न का फर्क है, जैसे जैट में जीके वगैरह इंक्लूड हो जाती है, बट जो हम कैट में पढ़ते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, DLR पढ़ते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो सिलेबस ओवरलैपिंग रहती है, मतलब तो आप साथ में इन एग्जाम्स को भी दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कैट पे फोकस करना है, और आपकी बात सही है कि दे शुड बी अ बैकअप प्लान होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि अब हो सकता है कि
अनफॉर्चुनेटली आपका कैट का स्कोर इतना अच्छा नहीं आया है, और अगर आपकी कैटेगरी भी जनरल है तो उसके लिए परसेंटेज बहुत कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो इनकेस नहीं निकल पाया आपका, तो एटलीस्ट आपका जेड निकल गया, NMIMS निकल गया, CMAT निकल गया, तो आपके पास एक अच्छे कॉलेज का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है. यू डोंट हैव टू वेस्ट अ 1 year. Right, sir. So, sir, before we close this podcast, और I believe कि आपने obviously सारे जितने भी questions हैं उनका आंसर कर दिया है. मैं कुछ टिप्स चाहता हूँ आपसे, कोई 3 बेसिक चीज़ें जो आप दोनों देना चाहें, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज के लीजिए, टिप्स के लीजिए, या बच्चों को एडवाइस के लीजिए जो इस साल पेपर देने जा रहे हैं. तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं वो ना करें, ऐसी कौन से डूज हैं वो ना करें या करें. तो सर विपिन सर, आप बताइए व्हाट आर द 3 थिंग्स जो उनको करना चाहिए, और मोहित सर मैं आपसे जानना चाहूंगा व्हाट आर द दोस 3 थिंग्स जो उनको नहीं करना है, अवॉइड करना है. पहली चीज तो सर ये है कि जो टाइमलाइन है ना, हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है. कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं कैट की प्रिपरेशन 3 से 4 महीने में कर सकता हूँ, कुछ को लगता है मेरे को 7-8 महीने लगेंगे, कुछ को लगता है मेरे को 1 साल लग सकता है. तो पहली चीज तो ये है कि आप अपने खुद को समझिए और उसके अकॉर्डिंग सही टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. राइट. नंबर 2, जैसे हमने बीच में भी डिस्कस किया था कि सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट दैट थिंग कि आपका कैट क्लियर होने वाला है, कैट क्रैक होने वाला है. आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए. उस स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए आपको प्रॉपर मॉक्स भी देने हैं और उन मॉक्स का एनालिसिस भी करना है. थर्ड थिंग इज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ना 2-3 हॉबीज बना लीजिए. जैसे मैंने बोला कि न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट शुड बी अ हॉबी. ठीक है. उसके अलावा आप नॉवेल्स रीड कीजिए, उससे आपकी इंग्लिश में हेल्प मिलेगी. जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका उसी का पार्ट बन जाएगा. बहुत अच्छी बात आपने बोली कि बिल्कुल सर, जबरदस्ती बच्चों को एंजॉय करेगा जब कैट की प्रिपरेशन करेगा, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो जबरदस्ती हो रही है उसके साथ या कुछ नहीं इंटरेस्ट बन रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होगा. सो नॉवेल्स रीड कीजिए, न्यूज़पेपर रीड कीजिए. द थर्ड थिंग इज कि हम बोलते हैं कुछ गेम्स आती हैं, जैसे सुडोकू हो गया, राइट, कुछ पजल्स, कुछ रिडल्स. अगर बच्चा इस तरह की चीजें सोल्व करेगा तो लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में उसको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है. राइट. तो ये 2-3 चीजें बच्चा अगर अपनी हैबिट में ले आता है तो आई गेस उसके लिए कैट की जो जर्नी है वो स्ट्रेसफुल नहीं, उल्टा एंजॉयफुल बन जाएगी. राइट सर. मोहित सर, व्हाट आर द 3 थिंग्स स्टूडेंट्स शुड अवॉइड? देखो, पहली चीज तो ये है कि आपका फोकस ये होना चाहिए, जैसे विपिन सर ने बताया था कि अगर आपको 98, 99 परसेंटाइल या 95 प्लस परसेंटाइल लानी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं. बिल्कुल. तो आपकी एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है ना, दैट शुड बी अबव 98-99%. अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो, 20 में से आपने 10 करे, तो 10 में से आपके 9 सही होने चाहिए, 1 गलत. अगर आपने मान लो 20 में से 15 क्वेश्चन करे हैं और आपके 7 सही हैं, 8 गलत हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग में नंबर खो दोगे, पॉजिटिव आपके आ नहीं रहे हैं. तो आपकी एक्यूरेसी शुड बी वेरी हाई. मॉक एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करना है. ऐसा नहीं है कि आपने पेपर दे दिया, जैसे विपिन सर ने बोला पेपर दे दिया हो गया. एनालिसिस करनी है, एक्यूरेसी पे काम करना है, और ईगोइस्टिक होकर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, स्पेशली DILR में और मैथ्स में और इंग्लिश में भी. कि आपका कोई क्वेश्चन लगता है कि यार ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, इस पे तो मैं लगा रहूंगा, आपके पास 40 मिनट्स हैं और क्वेश्चंस भी हैं उसमें पेपर में, आप प्लीज उन क्वेश्चंस को भी पढ़िए, आप रिव्यू में डाल दीजिए, स्कैन करिए और सारे क्वेश्चंस को पढ़ के ट्राई करिए कि एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ. DILR के केस में आपको वही करना है. ज्यादा ये नहीं सोचना कि 5 सेट आ रहे हैं तो मुझे 4 सेट करने हैं, 5 सेट करने हैं, मेरा नहीं होगा, ये वो नहीं. बिल्कुल सिंपल क्लियर माइंड से जाइए. 2 से 3 सेट आप टारगेट रखिए कि करने हैं. जो सेट आपको लग रहा है टफ है, आपने देख लिया 1-2 मिनट में, ये मेरे अभी इस टाइम विंडो में पॉसिबल नहीं है, या बाद में अगर टाइम मिलेगा तो मैं देख सकता हूँ, उसको उसी टाइम छोड़ दीजिए, अगले सेट्स पे आइए और आपके 2-3 सेट आराम से निकल जाएंगे. लास्ट डे पर अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालिए, बिल्कुल मत सोचिए. एंजाइटी होगी, नॉर्मल है, आपको थोड़ा बहुत फील होगा, लेकिन ठीक है, आप रिलैक्स रहिए और दे के आइए, आराम से निकलेगा. राइट सर, थैंक यू सो मच सर. एंड आई बिलीव कि ये जो भी आपने गाइडेंस दिए, जो भी आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करा है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी ऑडियंस है, जो भी स्टूडेंट्स कैट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. एंड आई विश ऑल दी स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, जो भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं या आने वाले कुछ सालों में एग्जाम देने वाले हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं. विल बी बैक विद अनदर एपिसोड वेरी सून. थैंक यू सो मच.